जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस हो, ध्यान से समझना, जब हम हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं तो हिंदी के वाक्यों को पहले पहचानो कि ये कौन से टेंस से हैं और कौन से सेंटेंस से हैं। दो बातें, यानी जब भी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हमको क्या देखना है, टेंस और सेंटेंस। ठीक है, पहले टेंस देखो फिर सेंटेंस। तो टेंस जो है इसमें कोई टेंस की बात नहीं हो रही है, इसमें सेंटेंस की बात हो रही है, ये आप जान रहे हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के पढ़ाए गए? 5। कौन कौन? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। अभी आपने असर्टिव को पढ़ा था, समझा कि असर्टिव के 2 भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव के भी 2, एक होगा क्या से शुरू होने वाले, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यस या नो टाइप के क्वेश्चन। क्या से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है, इसीलिए इनको कहते हैं यस या नो टाइप के क्वेश्चन, जिनको हम कह रहे हैं कि क्या से शुरू होने वाले या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। दूसरा नंबर इसमें होगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड होगा। क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसकी इत्यादि हो, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य अलग से होते हैं। ये 2 हो गए इंट्रोगेटिव के। तीसरा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस का ही एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत दिमाग नहीं लगाना। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब आप कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो वहाँ तो ये पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो पूरे सिलेबस में से होगा, तो कहाँ से है ये हमें ढूंढना पड़ता है। इसलिए अभी से आपको आदत बनानी है कि जब भी कोई सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो हमें 2 चीज़ें देखनी है, क्या, उसका टेंस और उसका सेंटेंस पहले तय कर लेंगे। तो अब टेंस नहीं है इसमें सेंटेंस है, और सेंटेंस पता हो गया क्या, इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों कि इसके वाक्य के अंत में 2 आया है या ओ आया है, ओ या 2 आया है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखो कीजिए आया है, तो बात तो हमने कहा ओ और 2 की, कीजिए क्या हो गया, तो कीजिए का मतलब होता है कि ओ और 2 में जब रिक्वेस्ट होता है तो उसमें ए आ जाता है। कृपया यहाँ आइए, यहाँ आओ, या कृपया यहाँ आइए, यानी ओ वाले वाक्य या 2 वाले वाक्यों में जब अनुरोध हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, तो वाक्य के अंत में जो सिंबल है वो सम्मान देने के लिए, विनम्रता देने के लिए बदल जाता है। जैसे मत करो या मत कीजिए, बात समझ में आ रही ना, ये सम्मान का शब्द हुआ ना। मत करो यानी ये आदेशात्मक है, मत कीजिए यानी ये अनुरोध है। दोनों ना होगा भाई, किसी को आदेश भी दिया जा सकता है तो किसी को अनुरोध भी तो किया जा सकता है। तो अनुरोध के सेंटेंस में और आदेश के सेंटेंस में अंतर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये है कीजिए, लेकिन ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है। अब देखो, अब इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो आपको रूल उसका याद रहना चाहिए। भाई इसका रूल इसीलिए ना पढ़ाया गया कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में है तो इंपरेटिव सेंटेंस में 2 रूल बनाए गए। एक हो गया ओ से अंत होने वाले का, जिसमें वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होगा। 2 से अंत होने वाला वाक्य होगा तो उसमें लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट 1 होगा प्लस वर्ब फर्स्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट 2 होगा प्लस अदर्स होगा। मेरे साथ रिवीजन किया करो, जुबान चलाया करो, ठीक है? तो ये 2 रूल हो गए। इसमें यदि मत आ गया हो, इसके लिए अलग से रूल बताया गया था कि मत के लिए डू नॉट और कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग वाक्य में पहले किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है। तो आप इसको ट्रांसलेशन बनाओ। जैसे ये है, इन शैतान बच्चों को अपने घर के सामने मत खेलने दो। तो यहाँ 2 का मतलब क्या हो गया, प्रस्ताव है। और मैंने कहा था कि ये प्रस्ताव की बात हो तो वहाँ क्या लगाएंगे, 2 वाले वाक्य होंगे और लेट से शुरू होगा, पहले लेट लिखना है। लेकिन यहाँ मत आया है, मत यानी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो मत के लिए क्या लगाएंगे, डू नॉट, मत के लिए और इसको लिखेंगे कहाँ, वाक्य में सबसे पहले। यानी सबसे पहले इसी को लिख देते हैं, क्या होगा, डू नॉट, उसके बाद लेट, और लेट के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट 1,
क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 भी होता है, ऑब्जेक्ट 2 भी होता है। ऑब्जेक्ट 1 कौन है? तो ऑब्जेक्ट 1 यानी हमेशा किसको से प्रश्न पूछने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। किसको? इन शैतान बच्चों को। किसको? यानी इन शैतान बच्चों को क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहां, एंड डू नॉट लेट, इन के लिए हो जाता है दीज, शैतान का हो जाएगा नॉटी चिल्ड्रेन, डू नॉट लेट दीज नॉटी चिल्ड्रेन। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले। किसके? अपने घर के सामने। अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। अपने की अंग्रेजी किसके अनुसार? पहले ये बात तो तय करो कि अपने की अंग्रेजी लगती किसके है, किससे है? तो सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तो यहां सब्जेक्ट यू है। कल बताया था मैं कि यू इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है, जो छिपा होता है। अब ये बात ये दिमाग में रहती तो गलती होती। अब समझो कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है जो छिपा है, तो अब अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? योर। यानी यहां लिखेंगे अपने घर के सामने, तो सामने की अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर, बिफोर योर हाउस या होम। बिफोर माने होता है सामने। बिफोर का मतलब जैसे ये सामने, फ्रंट जो होता है इन फ्रंट ऑफ भी होता है। बिफोर की जगह एक वर्ड और है इन फ्रंट ऑफ। आप इसी को समझ रहे हैं कि इसको भी लिख दें। इन फ्रंट ऑफ माने भी होता है के सामने, और बिफोर माने भी होता है के सामने। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो बिफोर यानी जैसे अभी मैं बिफोर आया, फिर मैं चला जाऊंगा, हमेशा यहाँ स्टे नहीं रहूंगा। अब जैसे मेरे घर के सामने किसी का घर हो तब वो इन फ्रंट ऑफ होगा, क्योंकि वो हमेशा रहेगा, स्टे करके रहेगा, यानी स्थिर है वहाँ परमानेंट, तब वो इन फ्रंट ऑफ होता है। जैसे मेरे घर के सामने ये खेत है तो इन फ्रंट ऑफ, और आप मेरे सामने आए तब बिफोर, क्योंकि अब कुछ देर तक रहेंगे उसके बाद तो हमेशा तो इन फ्रंट ऑफ नहीं रहेंगे ना, तो स्थिरता होगी तभी इन फ्रंट ऑफ, अन्यथा बिफोर। और पीछे के लिए फिर वही, पीछे के लिए बिहाइंड भी होता है और पीछे के लिए आफ्टर भी होता है। ये बात आप समझ लीजिए। क्या भाई? अभी मैंने समझाया कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, और अब समझो आफ्टर और बिहाइंड, ये दो वर्ड हैं। आफ्टर क्या है? तो आफ्टर माने भी होता है पीछे, पीछे या बाद में, और बिहाइंड माने भी पीछे होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जैसे अब मेरे घर के पीछे कोई घर है, स्थिर है, तो बिहाइंड लगाना, ठीक है। और यदि किसी के पीछे पीछे चल रहे हैं तो आफ्टर, तुम मेरे पीछे पीछे आओ तो आफ्टर मी, बिहाइंड मी नहीं, आफ्टर मी, कम आफ्टर मी, ठीक है। ये यूज है। अब ये सटीक यूज है। यदि इसमें यूज करते समय गलती करेंगे, ऐसा नहीं होता कि पूरे नंबर कट जाएंगे, लेकिन प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आफ्टर और बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। अब समझ में आ गया ना क्यों नहीं लगाया वहां? चलिए नेक्स्ट, कुत्तों से सावधान रहो। ये देखो, कुत्तों से सावधान रहो, सावधान रहो ओ वाला वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, वर्ब फर्स्ट से शुरू करना है इसको। वर्ब फर्स्ट, वर्ब क्या है यहाँ? सावधान रहना। सावधान रहना क्या है माने? जी नहीं, बी वेयर। कुत्तों से सावधान रहने के लिए क्या लगता है? बी वेयर। और देखो, अब ये भी ध्यान दो, शब्द बी वेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ये क्वेश्चन बनेगा आपके एमसीक्यूज में, हो सकता है बी वेयर लगाकर डॉट डॉट कर दे, तो आप जानिए कि बी वेयर आ गया तो ऑफ। जैसे अभी अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, डाइड ऑफ, मेड ऑफ, ये सब शब्द हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना।
तो वैसे ही बी वेयर के साथ क्या लगेगा, ऑफ, बी वेयर ऑफ डॉग्स, बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। हो गया। नेक्स्ट है धन के पीछे आंखें मूंद कर मत दौड़ो। अब देखो इसमें भी मत आया है, तो मत की अंग्रेजी क्या होगी, बात समझ में आ रही है ना। अब मत की अंग्रेजी डू नॉट पहले लगानी है, यानी यहां लगा दिया मैंने डू नॉट। और दौड़ना का मतलब क्या हो गया, रन, डू नॉट रन, ठीक है। आफ्टर, यस, देखो यहां आया ना पीछे, तो आफ्टर आएगा ना, तो डू नॉट रन आफ्टर किसके पीछे, मनी या वेल्थ भी हो सकता है, मनी या वेल्थ। डू नॉट रन आफ्टर मनी, आंखें मूंद कर, यहां आंखें मूंद कर मतलब क्या, ब्लाइंडली, ब्लाइंड माने होता है अंधा, आंखें मूंद लिया तो मतलब क्या, तो एक शब्द में कह दिया क्या, ब्लाइंडली। डू नॉट रन आफ्टर मनी ब्लाइंडली, अंधे की तरह, आंखें मूंद कर यानी अंधे की तरह। अब इस रोगी से अधिक बात मत कीजिए, यही है ना, तो मत फिर आ गया, तो मत के लिए क्या लगेगा, फिर डू नॉट, यानी हो गया डू नॉट, बात करना यानी टॉक, डू नॉट टॉक, और अधिक है ना, रोगी से अधिक बात मत कीजिए, तो डू नॉट टॉक मच टू दिस पेशेंट, यही ना, हाँ, एनी मोर यहीं पे लगा दो, डू नॉट टॉक एनी मोर टू दिस पेशेंट नाउ, नाउ भी है, ये एनी मोर यही मच के लिए आया है, एनी मोर या मच का प्रयोग कर देंगे, ठीक है।